हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमारा वीकली शेड्यूल कुछ इस प्रकार से चल रहा है, जिसको आप फॉलो कर सकते हो अलग अलग इनिशिएटिव्स को अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे लेवल पर बूस्टअप करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम पॉलिटी के एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपको। तो चलिए, पहला सवाल हमारे पास, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंपीचमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ जी, इंपीचमेंट का मतलब उनकी पोजीशन से हटाना। ठीक है, तो किसके रिगार्डिंग नहीं बताया गया है, या रिमूवल के रिगार्डिंग प्रोसीजर। तो गवर्नर ऑफ द स्टेट, ये हमारे पास इसके रिगार्डिंग कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं बताया गया। ठीक है, तो बाकियों को रिमूव करने के लिए आपको पता होगा पार्लियामेंट से हमारे पास एक मोशन ऑफ रिमूवल जो है, और चीफ जस्टिस और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इनको उनकी पोजीशन से हटाया जा सकता है हमारे पास पार्लियामेंट के एक सिस्टम के थ्रू, एक प्रोसीजर के थ्रू। लेकिन गवर्नर जो है, ही होल्ड द पोजीशन अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के कहने पर इनकी अपॉइंटमेंट होती है, प्रेसिडेंट के थ्रू इनकी अपॉइंटमेंट होती है गवर्नर की, और प्रेसिडेंट जब चाहे इनको रिमूव हमारे पास कर सकते हैं। सो गवर्नर होल्ड द ऑफिस ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड एनी प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ गवर्नर फ्रॉम द ऑफिस। हाउएवर टर्म्स ऑफ गवर्नर इज प्रेस्क्राइब्ड एज 5 years, और रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है। ये भी याद रखिएगा, रीअपॉइंटमेंट गवर्नर की पॉसिबल है। और एक गवर्नर हमारे पास एक टाइम पर 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का कार्यभार संभाल सकता है। ठीक है, एक चीज और मैं यहां पर बताना चाहूंगा, आपने जो याद रखनी है कि बीइंग अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट, सैलरी कितनी मिलती है, दैट इज 3.5 लाख रुपीज। ठीक है, पर मंथ। हर महीना गवर्नर को सैलरी मिलती है 3.5 लाख रुपए। ठीक है, तो बीइंग अ गवर्नर यहां पर ये सैलरी प्रेस्क्राइब्ड है। और सैलरी ऑफ द गवर्नर ये हमारे में पार्लियामेंट डिसाइड करता है। ये भी आप याद रखिएगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन। चलिए जी, नेक्स्ट सवाल। अ बिल फॉर सर्टेन क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट इन इंडिया इज रिक्वायर्ड टू बी पास बाय द पार्लियामेंट बाय। हाँ जी, अब क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट जो होती है, वो होती है एज पर द आर्टिकल नंबर 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल नंबर जो 3 है, वो हमारे पास कहीं ना कहीं बात करता है क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट, चेंजिंग ऑफ द नेम ऑफ द स्टेट। ठीक है, इन सब के बारे में। ठीक है, और ऑल्टर द बॉर्डर ऑफ द स्टेट, कि आप बॉर्डर अल्टर कर सकते हो, तो इन सब के बारे में आर्टिकल 3 बात करता है। और आर्टिकल 3 के तहत जब आप किसी नई स्टेट की फॉर्मेशन करते हो, जैसे तेलंगाना की फॉर्मेशन हुई थी, सबसे न्यूली क्रिएटेड स्टेट जो भारत में थी वो तेलंगाना है। उसको बनाने के लिए आपको केवल सिंपल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, स्टेट का कंसेंट कोई मायने नहीं रखता। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो आपने याद रखना है हमारे पास, द पार्लियामेंट may by the law with simple majority form the new state and no special procedure in case of amendment। और आर्टिकल 4 बोलता है कि जो बदलाव होंगे वो अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर नहीं किए जाएंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, पंजाब से हमारे पास हरियाणा को अलग किया गया, एक नई स्टेट बनी थी, और इसके लिए डिमांड किसने की थी, मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे की डिमांड की थी कि हमें पंजाबी सूबा अलग करके दीजिए। तो उसके बेसिस पर हरियाणा को अलग किया गया। अब यहां पर समझने वाली बात, इंपॉर्टेंट बात, तो क्या इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, तो नो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होती है हमारे पास जब हमारे पास नई स्टेट की क्रिएशन होती है। ठीक है, और सिंपल मेजोरिटी से जो है पार्लियामेंट में बिल पास हो जाना चाहिए, ये हमारे पास कहीं ना कहीं कंडीशन रहती है। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है जो आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ से याद रखना है। नेक्स्ट सवाल हमारे पास आ जाता है, विच अमेंडमेंट एक्ट हैज मेड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो एडवाइस है वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है। मतलब कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जब प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस को डिनाई नहीं कर सकते। तो आर्टिकल को ये हमारे पास कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू किया गया, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 42nd एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो यहां पर ध्यान सुनिएगा, 44th और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कुछ प्रोविजंस किए गए, जिससे हमारे पास जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिनको लीड कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर। याद रखिएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। जो एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट उसको फॉलो करने के लिए बाउंडेड है। जैसे टेक द एग्जांपल, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होके, लोकसभा राज्यसभा से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होके प्रेसिडेंट के पास आएगा, तो प्रेसिडेंट को उसके ऊपर साइन करने पड़ेंगे, प्रेसिडेंट उसको डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, अगर वो डिनाई करेगा तो ये कंसीडर किया जाएगा एज प्रूव्ड मिसबिहेवियर, और उसके बिना पर प्रेसिडेंट को इंपीच किया जा सकता है। तो इसके वजह से आप देखिएगा कि 42nd और 44th अमेंडमेंट के थ्रू ये किया गया। 42nd अमेंडमेंट में एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई,
42nd अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, 19 is in the 1976 empowered to center to deploy armed forces in any state to deal with the grave situation of law and order। 42nd अमेंडमेंट में ये भी कहा गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जब सेंटर को लगता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, तो उस केस में जो आर्मी है वो डिप्लॉय की जा सकती है स्टेट में विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट, स्टेट का कंसेंट लिए बिना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, पॉलिटी अपने आप में बहुत वास्ट है, बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस है, ठीक है, जिनके ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस है, बहुत सारा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर सवाल अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्ट्रक्चर से पूछा जा सकते हैं। हमारी कोशिश ये चल रही है कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसको और थोड़ा सा इंप्रूव करें और उन सवालों के ऊपर भी फोकस करें जिनको बच्चे ज्यादातर इग्नोर कर देते हैं। तो चलिए जी नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है विच आर्टिकल, अंडर विच आर्टिकल 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल नंबर 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। सो आर्टिकल 19 आपको 6 तरह के राइट्स देता है, नेशनल इमरजेंसी में ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो न्यूज़पेपर्स हैं उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के थ्रू अपनी न्यूज प्रिंट कर पाते हैं, लेकिन जैसे ही देश में आपातकाल लगेगा, नेशनल इमरजेंसी लगेगी, तो उस केस में आर्टिकल 19 के अंदर जो आपको राइट्स मिलते हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड कंसीडर किए जाएंगे। जब इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपसे छीन ले जाते हैं, एक तरह से वो अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 19 तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड मतलब कि छीन लिए जा सकते हैं जब इमरजेंसी लगेगी। 20 और 21 के जो राइट्स हैं वो नहीं छीने जा सकते, लेकिन आर्टिकल 19 के अंदर जो आपको फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है। ये कहां कहा गया है? आर्टिकल 358, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है, आर्टिकल नंबर 358 ऑप्शन नंबर सी के अंदर ये क्लियरली बात बताई गई है। अगर मैं बात करूं व्हेन प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज मेड देन 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल 358 प्रेसिडेंट डू नॉट रिक्वायर टू इशू अ सेपरेट ऑर्डर फॉर देयर सस्पेंशन। जैसे ही हमारे पास नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो प्रेसिडेंट को ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि आर्टिकल 19 सस्पेंड हो गया है, आर्टिकल 350 के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड कंसीडर किया जाएगा। हाँ जी, क्लियर कर दिया जाएगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग प्रोविजन जो आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मैक्सिमम फाइन अंडर द विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 फॉर द फॉल्स और प्रिविलियस कंप्लेंट्स। अब पहली बात तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह समझाना जरूरी है कि विसल ब्लोअर क्या होता है। मान लीजिए आपकी कल को किसी डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग हुई, डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद आपको पता चला कि डिपार्टमेंट में सारे लोग करप्ट हैं, सीनियर ऑफिसर से लेकर एक पियोन तक सब लोग रिश्वत में लिप्त हैं, सब लोग रिश्वत ले रहे हैं, और आपको कहा जाता है कि आपने अगर इस ऑफिस में काम करना है तो आपको भी इसी तरीके से काम करना पड़ेगा। अब आप सोचते हैं कि मैं क्या करूं, मैं रिश्वत नहीं ले सकता, लेकिन अगर आप उस तरह से काम नहीं करेंगे तो आपके सीनियर को पैसा कैसे मिलेगा? तो आपका सीनियर आपको परेशान कर रहा है कि तुम रिश्वत लो और उसमें से कुछ हिस्सा मुझे भी दो। तो इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो आप? तो इस सिचुएशन में आप सीधा सीधा गवर्नमेंट को कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, विजिलेंस डिपार्टमेंट को बता सकते हो। तो ऐसे लोग जो अपने डिपार्टमेंट का सच उजागर करते हैं तो उनको बोलते हैं विसल ब्लोअर, कि उन्होंने अपना इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ध्यान खींचा है। अब आप ऐसी कंप्लेंट अगर करोगे और बाद में पता चला कि सब लोग करप्ट हैं, तो आपको प्रोटेक्शन भी दी जाती है, आपकी प्रोटेक्शन के लिए अलग से कानून बने हुए हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने झूठी अफवाह फैलाई कि मेरे ऑफिस में सब लोग करप्ट हैं और बाद में पता चला कि ये सब झूठ था, तो आपको फाइन लग सकता है। मैक्सिमम कितना फाइन लग सकता है? मैक्सिमम तो मैक्सिमम है 30,000 रुपीज और 2 साल की जेल का प्रावधान भी रखा गया है। तो विसल ब्लोअर एक्ट 2014 में पनिशमेंट कितनी होगी अगर आपने झूठ अफवाह फैलाई है? तो 30,000 रुपीज का आपको फाइन लग सकता है और 2 साल की इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है, या दोनों हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास आप देखिए कि ये जो पावर है, विसल ब्लोअर वाली पावर जनरली पब्लिक सर्वेंट ऑफ इंडिया द्वारा यूज की जाती है। पब्लिक सर्वेंट का मतलब सरकारी कर्मचारी, और आपको लग रहा है कि डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं करप्शन हो रही है और जो चीजें हैं वो सही नहीं चल रही, तो आप इसके बारे में आम जनता को और सरकार को बता सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज नोन टू बी द विसल ब्लोअर सिस्टम। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, which of the following is empowered to establish administrative tribunals? हाँ जी, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात हो रही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को कौन एस्टेब्लिश कर सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, राज्यसभा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू एस्टैब्लिश द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। याद रखिएगा, पार्लियामेंट के पास ये पावर है अंडर आर्टिकल 323A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज
दैट आर्टिकल 323A एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू प्रोवाइड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। और ये किसके रिगार्डिंग काम करते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एडजुकेटिंग डिस्प्यूट रिलेटिंग टू रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, मान लीजिए रिक्रूटमेंट में कोई गड़बड़ी हुई है, ठीक है, कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, उनको लेकर आपको पता होगा रिक्रूटमेंट को लेकर काफी सारे केसेस चलते हैं। उन केसेस को जल्दी से निपटारा करने के लिए हमारे पास फॉर्मेशन की जाती है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा और आर्टिकल याद रखिएगा। आर्टिकल इसके रिगार्डिंग जो डील करता है आर्टिकल 323A, और इनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है दैट इज टू बी डन बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और जब मैं बार बार ये शब्द पार्लियामेंट यूज कर रहा हूं तो याद रखना है, इट मींस लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, तीनों चीजें हमारे पास आएंगी। नेक्स्ट सवाल, द फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन वाज मूव्ड इनटू लोकसभा इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन, अभी देखो आपने सुना होगा महाराष्ट्र में नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात चल रही थी, तो हमारे पास उद्धव ठाकरे ने पहले इस्तीफा दे दिया उन्होंने पहले, क्योंकि वहां पे क्या था कि आपको फ्लोर टेस्ट होना था, वहां पे आपको अपना जो है वो बहुमत प्रूव करना था कि हम अभी भी मेजोरिटी में। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, नॉट इन राज्यसभा, ठीक है। जहां पर सरकार को यह प्रूव करना होता है कि उसके पास अभी भी मेजोरिटी है, सरकार बनाने के लिए उसके पास जितने एमपी रिक्वायर्ड हैं, जितने एमपी की जरूरत है उतने एमपी अवेलेबल है। तो ये पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुई थी? 1963 में, 1963 में। क्यों? 1962 में, 1962 में इंडो चाइना वॉर हुई थी, इंडो चाइना वॉर हुई थी। इस वॉर में इंडिया को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। इस के बाद हमारे पास पहली बार भारत के अंदर लोकसभा के अंदर हमारे पास नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। अब इसमें आप देखिएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन वाज मूव्ड लोकसभा बाय आचार्य कृपलानी इन अगस्त 1963, ठीक है, आफ्टर द इंडो चाइना वॉर। किसने इंट्रोड्यूस करवाया? आचार्य कृपलानी ने, पहली बार था, ठीक है। और इस एक चीज और आप याद रखेंगे कि भारत में जो पहली बार नेशनल इमरजेंसी लगी थी वो कब लगी थी? ड्यूरिंग द, हाँ जी, ड्यूरिंग द इंडिया चाइना वॉर, अक्टूबर 1962 में। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फर्स्ट प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, भारत में पहली बार नेशनल इमरजेंसी कब लगाई गई थी? 1962 में, ठीक है। चाइनीज अग्रेशन को देखते हुए, कहां पर? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसको आप अरुणाचल प्रदेश बोलते हो, और 1968 तक ये कंटिन्यू में रही थी। तो ये भी दो क्वेश्चन हमने बात किए। यहां पर हमने बेसिकली डिस्कस करने की कोशिश की है जो इंडिया चाइना की वॉर थी उसकी सिचुएशन के कॉन्सिक्वेंसेस, जो वहां पे सिचुएशन चल रही थी उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस हमें देखने को मिले। तो उससे रिलेटेड ये सवाल जो है वो इंपॉर्टेंट हमारे पास हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास ये इन चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है कि हमारे पास तीन तरह की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिनको प्रेसिडेंट द्वारा हमारे पास इंट्रोड्यूस किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज सुपर कैबिनेट। कैबिनेट की मीटिंग हम सुनते हैं ना, कैबिनेट की मीटिंग हुई। कैबिनेट की मीटिंग में कौन होते हैं? मिनिस्टर्स होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर तो होंगे ही होंगे। कैबिनेट के अंदर कौन होता है? एक तो प्राइम मिनिस्टर, एक तो होंगे प्राइम मिनिस्टर, और बाकी कौन होंगे हमारे पास? बाकी दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे। अब समझने वाली बात बच्चों, सुपर कैबिनेट का मतलब क्या हुआ? सुपर कैबिनेट एक्चुअली जो हमारे पास ये कमेटी होती है, हमारे पास अगर हम बात करें पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, सो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी जो है उसको हम सुपर कैबिनेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? पॉलिटिकल अफेयर कमेटी करती क्या है? पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के हेड हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। पहली बात तो ये, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के हेड हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसका काम क्या होता है? देश के आंतरिक और जो बाहरी मामले हैं, जैसे मान लीजिए फॉरेन के साथ हमारी क्या डिप्लोमेसी चलेगी, हम रशिया से ऑयल खरीदें या ना खरीदें, ऑयल खरीदना बंद कर दें, हम यूएस के साथ कोई नया जो ग्रुप है वो बनाए ना बनाए, ये सारे डिसीजन कौन लेती है? पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी। सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी होती है, इसी को सुपर कैबिनेट कहा जाता है। सो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी ऑफन डिस्क्राइब्ड एज सुपर कैबिनेट, मोस्ट पावरफुल कमेटी है, ठीक है। यूजुअली डील्स विद पॉलिसी मैटर्स पर्टेनिंग द डोमेस्टिक एंड फॉरेन अफेयर्स, ठीक है। तो हमारे पास इसका एक प्रोस्पेक्टिव बहुत ज्यादा वाइड है और इसको ही सुपर कैबिनेट कहा जाता है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी को। इसमें आपको बता दूं कि इसमें भी हमारे पास जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वही हमारे पास मेंबर होंगे। नेक्स्ट सवाल हमारे पास, इन विच ईयर सुप्रीम कोर्ट अडॉप्टेड द कॉलेजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम सिस्टम का यूज होता है। सीनियर मोस्ट जजेस को यहां पर तवज्जो दी जाती है। ये कॉलेजियम सिस्टम का यूज भारत में कब से शुरू हुआ, ऑफिशियली अडॉप्ट हुआ? ऑल्दो इसको रिप्लेस करने के लिए एनजीएसी एक्ट आया था भारत में,
नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी एक्ट, उसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। तो अभी भी भारत में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए हम कौन सिस्टम को यूज करते हैं, कॉलेजियम सिस्टम को। ये भारत में इंट्रोड्यूस हुआ था 1993 में, सॉरी 1993 में ये भारत में इंट्रोड्यूस हो गया था। ठीक है, तो यहां पर आप याद रखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द कॉलेजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द ईयर 1993। ठीक है, और ये हमारे पास देखने को मिला था एज 3 जजेस केस के बाद। तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारे पास हिस्टोरिक केस था, और इसके बाद ये कॉलेजियम सिस्टम यहां पर इंट्रोड्यूस हो गया। चलिए जी, नेक्स्ट सवाल, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, इसको भी हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिस्ट्रेंट। जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा शब्द जो हमारे पास हमें कम सुनने को मिलता है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि जजेस शुड नॉट इंडल्ज इन लॉ मेकिंग। देखिए, लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, ठीक है, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उसे लागू करना, और हमारे पास जजेस का काम होता है, मतलब कि बेसिकली जुडिशरी का काम होता है कि हमारे पास न्याय व्यवस्था को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना। लेकिन लॉ मेकिंग का काम किसका है? लेजिस्लेचर का, यानी पार्लियामेंट का। तो जजेस को सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जजेस शुड नॉट इंडल्ज इन लॉ मेकिंग, इसी को बोलते हैं जुडिशियल रिस्ट्रेंट। सो जुडिशियल रिस्ट्रेंट मींस दैट द जजेस शुड नॉट प्ले जजेस शुड प्ले सॉरी जजेस शुड प्ले अ लिमिटेड रोल इन सेइंग व्हाट इज लॉ। ठीक है, लीविंग द जॉब टू द लॉ मेकिंग फॉर द लेजिस्लेटर एंड द एग्जीक्यूटिव्स। ओके, सो यहां पर जजेस की जो इन्वॉल्वमेंट है वो लॉ मेकिंग में नहीं होनी चाहिए। तो ये था स्टूडेंट आज का लेक्चर। लेकिन जाने से पहले मैं बता दूं, हमारे कई फ्री और पेड इनिशिएटिव्स ऑनगोइंग है, जिनको आप फॉलो कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को और इंप्रूव करने के लिए। हमारे पेड इनिशिएटिव्स ऑनगोइंग है। अगर आप चाहते हैं कि एक बार अच्छे से आप पेपर की तैयारी करें और इस बार पंजाब गवर्नमेंट में आपको जॉब मिल जाए, तो हमारे पेड इनिशिएटिव्स को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे दिए गए नंबर पे, हमारे जो लिंक में जो नंबर दिए गए हैं उन पर आप कॉल कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।